सो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन क्वेश्चन चैप्टर 2। यस बेटा, क्वेश्चन डिस्कशन हमको एक जहाँ तक है ये इंसाइट देता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे लिखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस या फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आपको इजी लग रहा है, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, अब डरने की कोई बात नहीं है। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा कि लिख कर देखना, तो वो क्वेश्चंस आपने जरूर लिख कर देखना है, उसके पॉइंट्स भी आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। डन। आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, चार्ज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो मैंने ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये कंबाइन कर लिया था, चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ये 2 और 3 था, उन दोनों को मैंने इसी चैप्टर में क्वेश्चनियर में कंबाइन कर लिया है। अगर हम इंडेक्स पे आए, मैं आपको एक बात बार बार करना चाहूँगा, और जब भी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो नए चैप्टर में मैं आपको ये बार बार कहते रहूँगा कि मैंने हर कॉन्सेप्ट पे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कवर किए हैं, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने पेज नंबर दिया है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं ये भी बताया है। इस चैप्टर में मैंने 39 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो यस बेटा, मोर देन इनफ क्वेश्चन है। अगर आप ये देख लो, और स्पेशली इसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ICAI मेटल के क्वेश्चंस और RTP क्वेश्चंस भी देख लिए, तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने अगर मेरा रेगुलर कोर्स किया होगा तो दोस्तों हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको समझ जाएगा कि जो लेवल का प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने क्लास में किया उसके हिसाब से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बहुत ईजी है। नीचे एक एनालिटिकल टेबल दिया है जिसमें मैंने यहाँ फिर से आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन है डिस्कशन टोटली बेस्ड ऑन आवर इंस्टीट्यूट मटेरियल। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, RTP मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कवर कर लिया, और कुछ अदर क्वेश्चंस मैंने यहाँ बनाए हैं। ऐसे 39 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। मैं यहाँ पे चलो आगे का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ मैं जो क्वेश्चन है डिस्कशन करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन इसमें से मोस्टली जो एग्जाम के क्वेश्चंस या ICAI मेटल के क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और आपको मैंने प्रेजेंटेशन समझाना चाहिए, इंक्लूडिंग RTP क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ फटाफट यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस तो आप जो है यहाँ पे रीड भी कर लो तो आपको अच्छे से समझ जाएंगे, अगर आपने रेगुलर कोर्स अच्छे से किया होगा तो। ठीक है, शुरू करें, चलिए। नाउ ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में मैंने डिफाइन टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ये क्वेश्चन दिया है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। रेगुलर क्लास में मैंने डिस्कशन में आपको बहुत सी बार बताया था, पर अब डेफिनेशन यहाँ कवर कर लेते हैं और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जहां तक देखा जाए तो आपको आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए। ये मेरी नोट है जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी मींस टेरिटरी टू विच प्रोविजन ऑफ GST एक्ट अप्लाई, दैट इज होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जहां GST लॉ अप्लीकेबल है उसको टैक्सेबल टेरिटरी कहा जाता है। और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब टेरिटरी इन विच इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के बाहर। मतलब इंडिया के बाहर कोई सप्लाई होता है, चलो कोई इंडियन कंपनी है, टाटा की कंपनी है, क्यों ना ओरिजिन इंडिया का हो, पर सप्लाई अगर इंडिया के बाहर होता है तो वो सिचुएशन में, आई रिपीट, सप्लाई अगर इंडिया के बाहर होता है तो वो सिचुएशन में उस टाटा पे GST नहीं आएगा। टाटा की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में है, मैंने दुबई में देखा है। अब दुबई में यहाँ ताज होटल है, ताज होटल है, सर्विस दे रहा है, तो दुबई में जो सर्विस होगा उसके ऊपर इंडिया में GST नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक सप्लाई वो दुबई का है। इन सिंपल वर्ड, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब टेरिटरी आउटसाइड इंडिया जहां टैक्सेबिलिटी नहीं है और वहां GST लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए इंडियन लोगों को बाहर जाके क्या करना है करो, क्या करना है करो, पर इंडिया में आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है इंडिया की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, जस्ट रेफरेंस के लिए याद दिला दो। जमीन, आसमान और पानी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर उसमें कवर होगा,
सबसॉइल कवर होगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कवर होगा, एज वेल एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये मैरीटाइम जोन भी कवर होगा, और एयर स्पेस अबव टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर उसमें कवर किया जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा था रिगार्डिंग टू इंडिया की डेफिनेशन। बेटा ये कॉन्टिजियस जोन वगैरह ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने दे दिया है, पर कॉन्टिजियस जोन ने आपको टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये उसका लिमिट दिया, पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है। ओके चलो, चलिए बेटा नेक्स्ट ये जो डिस्कशन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज अंडर CGST एक्ट 2017। ठीक है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हमें रेसिपिएंट की डेफिनेशन बताना है। अब रेसिपिएंट की डेफिनेशन आपको, अगर आपको ये पता होगा तो आपको चार्ट में याद आएगी, क्योंकि पैराग्राफ में आपने कभी देखा ही नहीं है। चार्ट में रेसिपिएंट की डेफिनेशन कंसिडरेशन है और नो कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन है तो पर्सन जो कंसिडरेशन दे रहा है, और नो कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो और सप्लाई ऑफ सर्विस हो। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा जिसको डिलीवर्ड किया, मेड अवेलेबल किया, कुछ याद आ रहा है चार्ट? ओके, मेड अवेलेबल कर दिया। ओके, और सर्विस मतलब जिसको सर्विस रेंडर किया। फिर मैंने आपको किया था कि एजेंट, एजेंट भी रिसिपिएंट माना जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट आपको इस तरह का चार्ट याद आ रहा होगा, लेकिन बेटा एग्जाम में आप चार्ट ड्रॉ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आपके सामने एक नया चैलेंज आएगा कि सर चार्ट को हमने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया था, और प्रेजेंट कैसे करना चाहिए ये लिख कर देखना। ओके, मैं अभी समझाऊंगा, पर ये लिख कर देखना, सो दैट इससे आपको एक प्रैक्टिस नहीं डेवलप होगी, और वो कि चार्ट को कैसे पॉइंट वाइज मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। लिखते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है, सेक्शन 293 कोट किया है। एक पहला ही टेंशन यहाँ आ जाता है कि सर सेक्शन 293 याद रखना है क्या, सेक्शन वेक्शन याद नहीं रखना है। हाँ, जब हम कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो सेक्शन 2 भी लिख दिया तो दैट्स इनफ एज पर सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। नहीं याद आ रहा है तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्ट, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मींस, अब देखो उन्होंने कैसे किया। अगर कंसिडरेशन है, और देखो प्रेजेंटेशन करते वक्त भी अगर आप ऐसा ब्रेक करो तो कितना अच्छा लगेगा। हाईलाइट जो मैंने कलर में दिया है वो आप अंडरलाइन करो। कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर शॉर्ट में SOG और SOS लिखा तो चलता है क्या, मार्क्स नहीं करते, लेकिन आप पूरा कंप्लीट वर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिखो तो ज्यादा बेटर है। कंसिडरेशन है तो पर्सन इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं है, ओके, इफ नो कंसिडरेशन, तो फिर आपको B और C अलग से लिखना पड़ेगा। इसमें लिखते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नो कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स अलग, नो कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ सर्विस अलग। तो टू हुम द पर्सन हैज, टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, और टू हुम द पोजीशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल। ठीक है, ये होगा। और नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ऐड किए। एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम सप्लाई इज मेड शैल कॉन्स्टिट्यूट अ रेफरेंस टू रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। हाँ, और उन्होंने डेफिनेशन और ओपन रखी। ओके, अगर पढ़ते पढ़ते ये लाइन नहीं समझी तो भी चलेगा, लेकिन मैंने वो पॉइंट में अलग कर दिया। और वो क्या किया, और ये मैंने चार्ट में लिखा भी नहीं दिया, क्योंकि अगर आपने मेरे क्लास में चार्ट किया तो मैंने लिखा के भी नहीं दिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पर ओके, वो कहना क्या चाहते हैं, कभी कभी हम एक्ट पढ़ते करते, ओके, हो सकता है कि कंसिडरेशन वगैरह पर ध्यान न देते हुए हम ये कहे, हमने खुद कह दिया कि ये रिसिपिएंट है, तो मान लेना कि वो रिसिपिएंट है, कंस्टिट्यूट उसको ऐसा कंस्टिट्यूट कर लेना कि वो रिसिपिएंट है। होता है आएगा ऐसा कि भाई सेक्शन खुद कहेगा दिस इज द पर्सन रिसिपिएंट, तो एनी पर्सन टू सप्लाई मेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट द रेफरेंस टू रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। मतलब किसी पर्सन को हमने सप्लाई किया और कहा कि ये रिसिपिएंट है, तो आपने भी मान लेना कि वो रिसिपिएंट है। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने दिया है, पर ठीक है, ये 2 पॉइंट नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर लिखना कि रिसिपिएंट शैल इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। ओके, तो ये पॉइंट जरूर लिखना। इस तरह से अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन आया और इस तरह से प्रेजेंटेशन बिल्कुल पॉइंट वाइज मैनर में लिखा, ABC एजेंट का पॉइंट कवर किया, तो बॉस ऐसे स्टेप वाइज मार्क्स आते हैं, और ये स्टेप वाइज मार्क, ओके समझ लो 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो हाफ 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 और हाफ ऐसा आ सकता है, या डायरेक्ट आपको 2 ऐसे मार्क्स दिए जा सकते हैं। मार्क्स लेना आसान है, ओके, बस आपको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। चलिए,
एग्जाम में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन पे सवाल पूछा जा सकता है। ये मैंने कुछ केस स्टडी बनाई है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन पे। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, पर मैं ये ले रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ पे कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए, एक्सप्लेन द टर्म डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड हैव a registered head office located in Bangalore, Karnataka. Registered office उनका कर्नाटका में है। However, the registered branch Smart Private Limited located in Gujarat. दो अलग स्टेट में है और दोनों रजिस्टर्ड है। भाई दोनों अलग स्टेट में और दोनों रजिस्टर्ड हो, या दोनों सेम स्टेट में और सेपरेट रजिस्टर्ड हो, तो भी जहां तक है इसको ईच पर्सन को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। Whether they fall within the ambit of distinct person under GST, सवाल ये है क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन। ये नहीं पूछा कि वो सप्लाई बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये नहीं पूछा कि वो सप्लाई बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, ये नहीं पूछा कि उनके ट्रांजेक्शन का क्या होगा, नहीं, सिर्फ इतना पूछा कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। दूसरा, श्रेया लिमिटेड इज हैविंग रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन गोवा, इट हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन चंडीगढ़, विल दे बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी। रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट गोवा है और अनदर एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ है। दूसरा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जस्ट एस्टेब्लिशमेंट बोला है, पर वो अदर स्टेट में है, तो यहाँ पे भी विल दे आर ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। चलिए, अब आपके सामने मैंने क्या पढ़ाया और आपको स्पेसिफिक क्या लिखना है। ये जिसको आ गया बॉस, उसके लिए एग्जाम बहुत इजी है। मैं आपको बार बार कहता हूं, ये कोर्स बहुत इजी है, ये एग्जाम बहुत इजी है, बस आपको इजी करते आना चाहिए। आई रिपीट, आपको इजी करते आना चाहिए, अदरवाइज ओके, यहाँ पे सच में कह दूं ये कोर्स रियली बहुत इजी है। ठीक है, चलो तो आपको ये समझा देता हूं। अगर आपको याद होगा तो मैंने सेक्शन 25 सेक्शन 25 आपने जो पढ़ा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का, और कितनी सारी याद आएगी, और स्पेसिफिक क्या लिखना, 25(4), 25(5). फिर आपके सामने एक मेरा पिक्टोरल इमेज ध्यान में आएगा कि यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ वेयर हाउस है, यहाँ डेपो है, अलग अलग स्टेट में, सेम स्टेट में, ये डायग्राम याद आएगी। उसके बाद में सेक्शन 7 आपको बहुत याद आएगा, अरे वाह मजा आ गया, सर ने कितना अच्छा पढ़ाया, कितना अच्छा पढ़ाया। अरे रुको भाई, अच्छा पढ़ाया तो भी क्या, सेक्शन 7(1)(c) चार्ट याद आएगा, शेड्यूल 1 याद आएगा, शेड्यूल 1 फिर पैरा 1 याद आएगा, पैरा 2 याद आएगा, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एक्सेट्रा। पर इतना सब कुछ याद भी आता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में, पर क्वेश्चन को देखो, क्या हमें इतना सब कुछ ये करना है? नहीं, हमें सप्लाई के बारे में बोलना ही नहीं है, हमें टैक्स इनवॉइस के बारे में बोलना ही नहीं है, हमें बस इतना बोलना है कि वो डीडीपी है या नहीं है, दैट्स ऑल। और डीडीपी है या नहीं है, इसमें सेक्शन 25(4) और 25(5) याद आएगा। ओके, ख्याल रहे, सेक्शन याद आए तो ही कोट करना। अब आपके सामने चैलेंज क्या है? आपके सामने चैलेंज है कि भाई सर ने जो पढ़ाया था डायग्राम में पढ़ाया था बॉस, ओके डायग्राम में पढ़ाया था, तो डायग्राम को कैसे कवर करना है यहाँ पे, आपके सामने आने वाला चैलेंज कि वो डायग्राम को कैसे कवर करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि डायग्राम को कैसे प्रेजेंट करना है, यही तो खास बात है। और दो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे दी गई है। अब ये दो अलग अलग सिचुएशन को किस तरह से हमको डील करना है। सबसे पहले तो उन्होंने पहली सिचुएशन सेक्शन 25(4) पे और दूसरी सेक्शन 25(5) पे कवर किया। मैं फिर से कहता हूं बेटा, सेक्शन स्पेसिफिक याद आए तो कोट करो, गलत मत कोट करना, नहीं तो हाथ के मार्क्स जाएंगे। स्पेसिफिक याद आए तो कोट करना, नहीं तो एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सबसे बेटर आंसर यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन 25(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, अब देखो लॉ की वर्डिंग्स क्या है, कोशिश करना ये 25(4) और 5, ओके ये जो है उसके वर्डिंग्स अगर आप वैसे ही लिख पाओ तो ज्यादा अच्छा। पर मैं आपको कहता हूं, जो स्टूडेंट को नहीं जम रहा है वैसा के वैसे लिखना, लिट अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ओके, जैसे सेक्शन 25(4), ओके एज पर सेक्शन याद आता है अच्छी बात, एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट आता है अच्छी बात, ओनली सेक्शन 25 याद आता है तो भी अच्छी बात, सब सेक्शन याद आता है तो भी अच्छी बात। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, ओके मेरा टाइम इसमें चले जाएगा नहीं तो, और जो चीज पे फोकस करना है वो रह जाएगा। इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, okay, more than one registration is obtained or required to be obtained by a person in one or more state or union territory, then each such registration shall be treated as distinct person। चलो ये तो क्या हो गया कि जो स्टूडेंट याद रख पा रहा है वैसा का वैसा अच्छी बात है, और वो लिख रहा है, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और मोर देन वन स्टेट और यूटी, देन ईच रजिस्ट्रेशन को डीडीपी बोला जाएगा। सर हमको वैसा का वैसा नहीं याद आ रहा है, क्या करें भाई सर, हमारी आदत ही नहीं है। ओके, मैं रट्टा मारना मेरी आदत बिल्कुल नहीं है सर। अब वो लोगों क्या है, लोग अपने थॉट के हिसाब से पढ़ते हैं और उनके ही थॉट के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है। ओके, तो कोई बात नहीं है, अपने सिंपल वर्ड में लिखो। ओके,
if a person taking more than one registration, okay, in one state, or if a person taking more than registration in different state or UT, then okay, then for each registration it should be treated as distinct person. हाँ, अब सर आपने जो बोला सिंपल वे में और इसमें क्या फर्क है, मतलब इसमें थोड़े लीगल जॉर्गन्स मैंने कम कर दिए. इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, ओके, अब इतना ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नहीं जम रहा है तो बात खत्म. टेक इफ वन पर्सन हैव टेकन रजिस्ट्रेशन, ऐसे वर्ड्स में जाओ. दूसरी बात आपको ये कह दूं, और दोनों के स्कोप बहुत अलग है, आप दोनों लिखो तो अच्छी बात है. ओके, ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन. अब और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन का मतलब होता है कि समझ लो उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, और उसने नहीं भी लिया तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि नहीं लिया होगा पर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन है. तो एक्ट के हर लाइन का अपना एक स्कोप होता है. पर ठीक है, मैं आपको फ्रैंकली कहूं तो एट इंटर लेवल आप इतना डीप स्कोप में नहीं भी गए, लिख पाए तो अच्छी बात, नहीं गए, इफ अ पर्सन हैव टेकन okay more than one registration in a same state or in different state, then for each registration shall be treated as distinct person. सिंपल वर्ड में. दूसरा 25(5) में क्या कहता है? 25(5) में कहता है कि ओके, इफ पर्सन हैविंग रजिस्ट्रेशन इन वन. अब इसको सिंपल वर्ड में कैसे लिखना, लीगल तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन सिंपल वर्ड में having if person having a one registration in a state and only having establishment in other state important है, I mean only having establishment in another state or UT, then such establishment also distinct person बोला जाएगा. लिख लिया आपने ओन वर्ड्स में, अभी के अभी. ओके, बाद में नहीं होगा. अगर आपको लीगल जॉर्गन्स दिक्कत जा रहे हैं तो अपने ओन वर्ड्स बनाओ, ओन वर्डिंग्स में लिखो. ओके, वो ज्यादा बेटर है, उससे अच्छा और क्या है. और यहीं स्टिकी नोट चिपका दो, यहीं वो पेज स्टेपल कर दो, बात खत्म. बाद में कभी नहीं होगा, अभी के अभी अपने ओन वर्ड्स में पॉइंट्स वाइज मैनर में लिख के खत्म करो यहाँ पे. ओके, ये करो. मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लिख के देखना है तो यहाँ कर देना, फिर डिस्कशन और कंक्लूजन हमारा. ओके, मैं फॉर्मेट वही यूज कर रहा हूँ जनरली, लीगल प्रोविजन, डिस्कशन और कंक्लूजन, कि भाई स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड ये सेपरेटली रजिस्टर्ड है इसलिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और श्रेया लिमिटेड एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ में, अनदर स्टेट में, इसलिए डिस्टिंक्ट पर्सन है. दैट्स ऑल. ये एक लिखने का तरीका है, ये एक लिखने का तरीका है. लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप बदल भी सकते हो. डोंट स्टिक विद दिस तरीका. ओके, ये ठीक है, ये मैं आपके जहन में डाल रहा हूं, ये याद आएगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा आपका पेपर अलग भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो कि पहले 25(4) एक्सप्लेन किया, उसके नीचे ही अब ये टाइटल देने की जरूरत भी नहीं होती कभी कभी, लीगल प्रोविजन एंड डिस्कशन कंक्लूजन, सीधा 25(4) उसके नीचे स्मार्ट का प्राइवेट, ओके, पैरा चेंज स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा 25(5), ओके, उसके नीचे श्रेया लिमिटेड. दैट्स ऑल. ओके, कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं है तो ओके, उसको भी शॉर्ट करते आना चाहिए. टाइम नहीं है तो मैं पहले कह रहा हूँ शॉर्ट करते आना चाहिए. समझ लो आपके पास बहुत कम टाइम है, कैसे लिखना. ओके, तो ये भी इतनी जबरदस्त टेक्निक है. जो बंदा ये अलग अलग पैरामीटर पे सोच सकता है ना बॉस, मैं लिख कर देता हूँ वो पहले अटेम्प्ट में पास होगा. ओके, क्योंकि उसको समझ रहा है टाइम के हिसाब से मैं अपने आप को कैसे ओके ये करूँ. ओके, हाँ, जो यहाँ पे नहीं कर पा रहे बस बॉस वो ऐसे ही लिखे, क्योंकि हाँ बहुत से लोगों को आदत होती है नहीं मैं वैसा का वैसा लिखूंगा, तो फिर मैं आपको तरीका तो दे ही रहा हूँ, फिर ऐसा का ऐसा लिखो. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि मार्क्स तो जाने नहीं देना है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ अ पर्सन हैविंग मोर देन वन, इन शॉर्ट देखो, इफ पर्सन हैविंग मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, ओके, देन फॉर ईच रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रीटेड सेपरेट पर्सन. इन गिवन केस स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड देयर ब्रांच इज ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन. खत्म. Okay, smart private limited and their branch is treated as separate person because separately registered. दूसरा, one establishment registered another in another state, तो वो भी separate person. 4 लाइन में ये आंसर अगर चाहो तो 4 लाइन में भी खत्म हो सकता है. ये आंसर चाहो तो इतना ओके प्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है. ये आंसर चाहो तो अपने ओट्स मर्च में भी लिख सकते हो. अब ये आप पर है कि आप उसको ओके टाइम के हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं, पर मार्क्स तो लेने का है बॉस. ओके, ठीक है, ऐसा लिखोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे, नहीं तो आधा एक मार्क्स इधर उधर होगा, पर आधा मार्क्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जब 59.5 होते हैं तो बॉस वो 60 होते हैं. ओके, जब 199.5 होते हैं तो वो 200 होते हैं. ओके, 200 होते हैं जो पासिंग के लिए जरूरी है. चलिए, तो ये सिचुएशन को देख के, टाइम मैनेजमेंट को देख के आंसर आपने लिखना है. डन. एक सवाल पूछा गया था, फाइनल का है पर ले लेता हूं. इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई अंडर जीएसटी, इज इट करेक्ट टू से दैट इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट बोथ सीजीएसटी और एसजीएसटी? ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट बोथ सीजीएसटी. बच्चों जैसा सवाल सीए फाइनल में नवंबर 2017 में पूछा गया था, ओल्ड सिलेबस में. पहले तो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट शॉर्ट नोट 2 मार्क के लिए आपको इंटर लेवल पे आ सकती है. अगर ये सवाल पूछ लिया गया तो
बहुत जेनेरिक आंसर मत लिखना। ओके, जेनेरिक आंसर इंट्रा स्टेट सप्लाई मींस सप्लाई विद इन सेम स्टेट नहीं, और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट नहीं। ये बहुत ही जेनेरिक आंसर हो गया, बहुत ही जेनेरिक, मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, आंसर जो है वो उसमें दो स्पेसिफिक वर्ड चाहिए, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, आपका इंट्रा और इंटर किसके ऊपर है, सप्लायर का लोकेशन और आप कहां सप्लाई कर रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो टर्म लर्न करनी है। अगर ये सेम स्टेट और यूटी में है तो वो इंट्रा स्टेट है, और ये अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस, तो आंसर में अगर जो स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट जेनेरिक आंसर लिखेंगे, और जेनेरिक आंसर जो है वो मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा। आपको लगेगा कि मैंने तो सही लिखा था, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए, ओके, वो मार्क्स नहीं देगा। आपको थोड़े दो चीजें ये आंसर में स्पेसिफिक चलनी पड़ेगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर टू डिफरेंट स्टेट में होगा, टू यूटी में होगा, स्टेट और यूटी में होगा, तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। ये पॉइंट अपने तरफ से एडिशनल लिखोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। ओके, और दूसरा सवाल पूछा था, इज इट करेक्ट टू से इंटरस्टेट सप्लाई ट्रैक सीजीएसटी? नो, इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है। ओके, आईजीएसटी लगता है। तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन इंस्टीट्यूट को पता था कि लोग जेनेरिक लिखेंगे, जेनेरिक लिखेंगे, स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे, और वहीं मार्क्स काट देंगे, वहीं मार्क्स काट देंगे हम। ठीक है, तो जेनेरिक आंसर मत लिखो, थोड़ा स्पेसिफिक लिखना, जिसमें क्लियर आना चाहिए लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। क्वेश्चन है, व्हाट डज पर्टिकुलर एक्टिविटी अट्रैक्ट जीएसटी? एक्सप्लेन। तो इसको मैंने, एक जनरल क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। सेक्शन 9 चार्ट याद करो, सेक्शन 9, सेक्शन 9 देखो उसको लिखना कैसे, जो हम चार्ट बना रहे हैं, सेक्शन 9 से हमने स्टार्ट किया था। सेक्शन 9 कहता है लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। ओके, लेवी किसके ऊपर है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। फिर सेक्शन 7(1) कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। देखो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, पर हमने चार्ट में देखा था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमने ऐसा चार्ट निकाल निकाल के देखा था, ये एक 3 लाइन में खत्म हो जाता है। ओके, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ए क्या कहता है कि एक्टिविटी बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, उनके ही मेंबर्स में होता है, वाइस वर्सा, जैसा क्लब, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर डेफर्ड पेमेंट, तो उसे ओके यहाँ पे सप्लाई बोला जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन 7(1) भी, देखो चार्ट याद आपको आएगा। ओके, बस इतना करो कि अब चार्ट को लिखना कैसे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ओके मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, मैं तो चाहता हूं कि एक बार आप अगर इसको टाइम मिले, ओके मैं नहीं कहूंगा कि लिख के देखो, पर टाइम मिले तो इसको इसलिए लिख के देखो क्योंकि आपको फिर से समझेगा कि एक चार्ट को, जो आपने सेक्शन 7 का चार्ट है, उसको प्रेजेंट कैसे करना, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया है। ओके, क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में चार्ट्स अलाउड नहीं है। ओके, तो उसका प्रेजेंटेशन देखो कैसा है। ठीक है, फिर फिर 7(1)(a) आपको याद होगा, तो अगर 7(1) का सप्लाई है तो ट्रीटेड, सॉरी, अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी 7(2) के हिसाब से सप्लाई नहीं बोली जाएगी। शेड्यूल 3 की एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, पर वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने क्या पूछा, कौन सी एक्टिविटी पे जीएसटी आता है, तो ये इतने सारे एक्टिविटी जो है, अगर इसमें फॉल होता है जीएसटी आता है, लेकिन वो 7(2) में फॉल होता है, जैसे शेड्यूल 3 या गवर्नमेंट की नोटिफाइड एक्टिविटी। ओके, जैसे पंचायत का आर्टिकल 243 GW, म्यूनसिपैलिटी का आर्टिकल 243 W, या ग्रांटिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंसेस जो है, तो ये एक्टिविटी पे सप्लाई नहीं आया, इस पे सप्लाई नहीं बोला जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। तो एक जस्ट जनरल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया कि जो हमने चार्ट देखा, ओके वो कैसा प्रेजेंट किया जाता है। डन। ये क्वेश्चन आरटीपी में आया था। क्वेश्चन की आत्मा समझो क्या है। एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। भाई एक्सचेंज जो है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, एक्सप्लेन नहीं, एक्सचेंज। सिंपल क्वेश्चन था, क्या एक्सचेंज सप्लाई बोला जाएगा, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके,
एग्जाम्पल से समझाओ। एक्सचेंज मोबाइल का एग्जाम्पल, कि आपने मोबाइल या कार का एग्जाम्पल, ओके, कि कार का एग्जाम्पल है, नई कार दे दी पुरानी कार लेके। मोबाइल का एग्जाम्पल है, when two person mutually transfer ownership of one thing for ownership of another, exchange यानी क्या, एक की ओनरशिप देना दूसरे के बदले में, neither thing nor both things being money, जिसमें मनी नहीं है उसे एक्सचेंज कहा जाता है। और नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफर एंड प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर। एग्जांपल मैंने दिया, मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ न्यू कार, ही सेल न्यू कार 8,25,000 एंड एग्री टू रिड्यूस 1,25,000 सरेंडिंग ओल्ड कार। Mr. Y, who intend to buy new car worth 8,25,000, agreed to exchange his old car, new car, under GST law. Under GST law, it will be treated as Y has made a supply of old car to dealer X and X has made a supply to Y. If Mr. Y is a registered person, he will liable to pay GST 1,25,000, where X will be liable to pay GST on 8,25,000. अब देखो, अब जैसे कार का एग्जाम्पल दिया तो मैंने आपके दिमाग में क्या फिट करके रखा हुआ है, अगर आपने अपनी पर्सनल कार दी, अगर आपने अपनी पर्सनल कार दी तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आपके सडनली पॉपअप हो जाएगा क्वेश्चन, बेटा वो एग्जांपल अलग। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा कि जो वाई 1,25,000 में अपनी कार दे रहा है पुरानी, अगर वो रजिस्टर्ड होगा और वो बिजनेस कार देगा तो दोनों पे जीएसटी आएगा। अगर वो अपनी पर्सनल कार देगा तो जीएसटी नहीं आएगा। तो आप अगर यहाँ नोट लिखना चाहते हो तो इफ वाई गिविंग इज पर्सनल कार नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं आएगा। मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वाई अगर रजिस्टर्ड होगा तो ही जीएसटी आएगा, क्योंकि वो बिजनेस कार होगी। डन, चलिए चलिए, ये आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। डिस्कस द correctness or otherwise of the statement with reference to definition of term consideration provided under CGST Act, ठीक है, provided under CGST Act, ठीक है। चलिए पहले तो कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इज बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, इसका आंसर कैसे दिया कि यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इज करेक्ट। और अब देखो इसमें प्रेजेंटेशन का आंसर, मतलब आपका आंसर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। आंसर प्रेजेंटेशन जो है, अब क्या करोगे आप, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो तरीका समझ लेना। आप क्या करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो पहले आपने आपका आंसर का तरीका जो मैंने दिमाग में आपके फिट करके रखा हुआ है, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में क्या लिखोगे आप, कंसिडर एज पर सेक्शन 2, अगर 31 याद आए तो 31, 231, कंसिडरेशन मतलब क्या, ओके पूरा लिखोगे कंसिडरेशन। वो भी आपको पैराग्राफ नहीं याद आएगा, टेक्स्ट चार्ट याद आएगा। अब वो चार्ट को लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा। एक ऐसा भी तरीका है लीगल प्रोविजन और डिस्कशन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये भी एक तरीका है ओके लिखने का, प्रेजेंट करने का। लेकिन एक्चुअली आपको बताओ क्या, इन्होंने केस स्टडी नहीं पूछी। ये तरीका जनरली कब यूज होता है, जब केस स्टडी पूछते हैं, केस स्टडी में आंसर लिखना है, तो ये तरीका बेस्ट तरीका है लिखने का। एक्चुअली इन्होंने करेक्टनेस, भाई करेक्ट और इनकरेक्ट है या नहीं है ये बताओ, इसलिए अब आंसर का तरीका बदल दो ओके। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है और किस मोड में पूछा जा रहा है ये आप समझने की कोशिश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, और आपका प्रेजेंटेशन का अप्रोच भी जिस तरह से पूछा गया उस तरह से ही होना चाहिए, जैसा पूछा गया वैसे ही होना चाहिए। और ये पढ़ने से ही मैच्योरिटी आएगी, और अपने टीचर खुद बनो। अब ये आपको कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा होगा और सोच रहा होगा कि यार ये मैं कैसे जानूंगा, ये जानोगे कैसे, तो ये अपने टीचर खुद बनो। देखो कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा पूछा, अच्छा तो अगर ऐसा पूछा गया तो ऐसा आंसर दिया गया, केस स्टडी में पूछा गया तो लीगल प्रोविजन और कंक्लूजन डिस्कशन में दिया गया। ये जितना अपने आप को समझाओगे उतना मेमोरी आपको रिकॉल करेगी, डरना मत। मैं आपको एश्योर करता हूं कि जिस तरह से आप डेटा इनपुट करोगे उसी तरह से आउटपुट आएगा, और आउटपुट वैसा ही आएगा टाइम पे। मैं लिख कर देता हूं आपको, ठीक है। तो ऐसे केस में दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करें, इस तरह से स्टार्ट करो सो दैट कि जो एग्जामिनर है उसे क्या चाहिए, क्या पूछा उसने, करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, तो फिर उसका आपको मिल गया कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, फिर उसको एक्सप्लेन क्यों करेक्ट है, फिर उसका रीजन कि अब वो चार्ट जो आपको याद आ रहा है वो चार्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना। तो कंसिडरेशन, ओके, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कंसिडरेशन इंक्लूड्स any money or otherwise, payment in money or otherwise, okay, in respect of, in response to or for inducement of supply of goods service, और monetary value of forbearance or act। अब आपको क्या होगा, आपको सिर्फ एक्ट और forbearance याद आएगा नहीं,
पूरा लिखो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। क्या एक्सक्लूड होगा? सब्सिडी एंड डिपॉजिट एक्सक्लूड होगा। ओके, कंसिडरेशन रिसिपिएंट से भी आ सकता है और एनी अदर पर्सन। देखो मैं चाहता हूं कि ये लिख के देखो, फिर से चार्ट कैसे लिखना स्टेप बाय स्टेप आपको समझेगा कि पहले मैंने ओके सप्लाई, फिर क्या एक्सक्लूड होता है, रिसिपिएंट से आया, कोई भी पर्सन से आया। ओके, फिर नीचे मनी, मनी में क्या आता है ये लिखना है, पैरा तो लिखो नहीं तो छोड़ देना। मनी, कैश, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, ये मनी में कवर किए जाते हैं और नॉन मॉनेटरी मतलब काइंड में कवर किए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट में जितना आपको लिख सकते हो लिख लेना। लेकिन यस, क्वेश्चन अच्छा था, हमारे मटेरियल में कवर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन या डिस्कशन हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको प्रेजेंटेशन का तरीका समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन मैंने कहे कि लिख के देखना है वो आपको रियली लिख के देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ डिस्कशन को एंड करते हैं।